अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। टायर्ड, ठीक है। तो इन्होंने ये बात किया। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? अभी मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि आई डोंट रिमेम्बर मैंने कहाँ बताई थी बात, बट आई टोल्ड यू वन थिंग कि जैसे कि हमारे पास यस जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता था कि आपके पास जो भी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। उस जब मैग्नेट दो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या अभी तक अभी जो है वो टच हुए ही नहीं होते, अभी तो उन्होंने कांटेक्ट किया ही नहीं होता, बट स्टिल वो अपने एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा देते हैं। यानी मैग्नेट थोड़ा सा करीब आने ही लगते हैं, वो एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं। यानी अगर सेम पोल वाले मैग्नेट है, नॉर्थ और नॉर्थ को मैं एक साइड पे लेके आ रही हूँ, तो दोनों करीब आने से पहले एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं या दूर फेंक देते हैं। अब वो क्यों होता था कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह की चीजों के ऊपर जैसे मैग्नेट है, उसके सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, एक फील्ड बनी हुई होती है। तो वो जो दो फील्ड से इंटरैक्ट करती है, उस फील्ड की वजह से वो एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। तो उस फील्ड की वजह से क्या होता है कि वो जो है आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है। ग्रेविटी का भी मैंने बताया था कि अर्थ के अराउंड एक फील्ड बन जाती है। ओके, बिस्मिल्लाह। सो हमारे पास हम लोग अब किसकी बात कर रहे थे? ग्रेविटेशन फील्ड की। तो इसी तरीके से जैसे कि दूसरी फोर्सेस अपने अराउंड फील्ड्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि कोई ना कोई फील्ड का क्या मतलब होता है कि वो एरिया जहां वो चीज अपना असर पैदा कर रही है, जहां तक वो चीज अपना असर पैदा करी। अब दिस इज अर्थ, ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर है, ठीक है। ये क्या है? अर्थ का बिल्कुल सेंटर है। अब क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो अर्थ क्या करता है, वो इतनी दूर तक उसकी फील्ड है। यानी ये जो सारा ये जो जी जी लिखे हुए ये सारी क्या है? फील्ड है किसकी? अर्थ की ग्रेविटी की फील्ड है। यानी कि अर्थ से अगर थोड़ी हाइट तक भी चीज होती है, मतलब इतनी हाइट की अगर भी चीज है, तो उस पे भी ये जो फील्ड है वो अप्लाई होती है। इसका अगर मैं एग्जांपल इसको प्रूव करना चाहता हूँ, तो जब कोई क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन जो सिक्सर मारता है या सिक्स करता है, तो क्या होता है कि वो इतनी नीचे ही आती है, ऐसा ही है। एट द एंड क्या होता है कि वो आखिर में नीचे ही गिरती है। वरना अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे खत्म हो जाती ऊपर आसमान में जाके, तो फिर तो बॉडी को नीचे गिरना ही नहीं चाहिए था, उसको तो हवा में ही बॉल को रहना चाहिए था। बट ड्यू टू ग्रेविटी का असर इतना ऊपर तक होता है, इतनी हाइट तक होता है, तभी वो जो बॉल है वो वापस क्या हो गई? नीचे आ जाती है। तो इसी तरह हमारे पास तो इस फील्ड को, जिस फील्ड में ग्रेविटी अपना असर डाल रही है, उस फील्ड को आप क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल
फील्ड, ठीक है। अच्छा, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कि उस फील्ड कितनी ताकत है, कितनी ताकत से वो चीज किसी चीज को खींच रही है, तो वो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है द रीजन अराउंड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑपरेटिव is termed as force field, whereas the region around a massive object like sun, earth, etc., where gravitational force is operative is termed as gravitational field. अब वो कह रहे हैं जो नॉर्मल जो एक दूसरे चीजों के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो तो नॉर्मल फोर्स कहलाती है, फोर्स फील्ड कहलाती है। लेकिन अगर बहुत कोई बड़ी ऑब्जेक्ट हो जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, इनकी जो फील्ड्स होती है ना उसको फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि ये तो अपने सेंटर की तरफ पुल करती है ना चीजों को, तो इनकी फील्ड को हम फिर क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यस इट डज, बट ऑन अ वेरी हाई डिस्टेंस। इस डिस्टेंस पे भी कोई इस पे इतना असर नहीं पड़ता। वो जब बहुत ज्यादा हाई डिस्टेंस हो जाता है यहाँ तक भी जो जी की वैल्यू है वो जी ही रहती है। जब बहुत ज्यादा हाइट, एक्सट्रीम हाइट पे हम चले जाते हैं ना, तब जाके जी की वैल्यू वेरी करनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि उस फील्ड के अंदर जो एक ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स लग रही है, जिस फोर्स से, जिस ताकत से उसको खींचा जा रहा है, वो ताकत इज बेसिकली स्ट्रेंथ। ये तो आप लोग को लफ्ज से भी समझ में आ रहा हो कि स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, ताकत, ठीक है। फील्ड वो एरिया है जहां उसकी स्ट्रेंथ आ रही है, और स्ट्रेंथ वो ताकत है जिस जो उस फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उस पर जितनी ताकत लग रही है, जैसे ये बॉल्स हैं, इनके ऊपर इस वक्त जो ताकत लग रही होगी वो आपके पास क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की, ठीक है। अच्छा, the value of g is equal to the magnitude of gravitational force exerted on the unit mass of the unit mass at the point, या मैथमेटिकली, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एग्जैक्ट वही चीज है। ऊपर हमने जैसे क्या किया था कि g इज इक्वल्स टू, अभी जो हमने वेट निकाला ईमान का, तो g इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं, फोर्स अपॉन मास। जैसे F इज इक्वल टू ma होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो मैंने उसकी जगह a की जगह g लिख दिया। अगर मैंने अब g लिख दिया तो g निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि मैं m को जो है वो f के नीचे ले जाऊंगी, तो g इज इक्वल टू f अपॉन m हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ g दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बेसिकली एक वेक्टर है। वेक्टर क्यों है? क्योंकि वी नो कि उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो यानी इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन गिवन है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ g फॉर अर्थ इज शोन इन द फिगर सिंस फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब वो कह रहे हैं कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं, कि जैसे कि यू नो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एग्जैक्ट वही चीज है जो अभी ऊपर हुई है, ठीक है। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है, तो अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स निकालनी है, यानी कि वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना फोर्स लगा रहा है, ये कितनी स्ट्रेंथ लगा रही है, तो उसके लिए एफ की जो एफ के साथ में क्या लगा दूंगी, स्मॉल जी, यानी ये मेरे पास उस फील्ड की फोर्स या फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई। और एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिख दूंगी, स्मॉल जी लिख दूंगी, तो एफ अपॉन एम इज इक्वल टू जी, या जी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम चीज बन जाती है मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला निकालने का एक तरीका है। ऐसा यूनिट जिसके क्या होते हैं, न्यूटन पर केजी। कैसे? न्यूटन इज कोर्स, मास इज केजी, तो न्यूटन पर केजी हो गया।
इस तरीके से इसका यूनिट निकल आता है और इट हैज द डायरेक्शन डाउनवर्ड्स और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा इसकी डायरेक्शन या तो नीचे या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। Since the gravitational field strength and the acceleration due to gravity are equal in magnitude, the symbol G is used for both. Therefore, on Earth's surface, G is equal to 9.8 और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक ही बात उन्होंने दोबारा से की कि यहाँ पे हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, दैट इज 9.8। ये आप लोगों को याद करनी पड़ती है। अब इसका उन्होंने दो यूनिट्स दिए कि या तो न्यूटन पर केजी लिख सकते हैं या आप सिंपल मीटर पर सेकंड। हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन का यूनिट याद है अगर कि वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मैं इसकी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख सकती हूँ। तो मुझे कोई नया यूनिट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये डिफरेंट स्ट्रेंथ्स बताई हुई है, डिफरेंट जो है वो स्मॉल जी की वैल्यूज़ बताई हुई हैं, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बताई हुई है डिफरेंट प्लैनेट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अर्थ की जो है वो 9.8 बताई हुई है, मरकरी 3.7, यानी इस ताकत से वो किसी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रहे हो गए। देखो इसमें सबसे ज्यादा ताकत कौन लगा रहा होता है, 274। सबसे ज्यादा ताकत किसके अंदर है, सन के अंदर है। इसी वजह से जो सारे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड स्टक हुए हुए, सन के अराउंड जो है वो घूमते हैं, सन ने उन सबको क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, व्हाट एल्स, अच्छा अब यहाँ इन्होंने बात की कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट सेम एवरीवेयर। It is not same everywhere. It is same to very maximum extent, but बहुत सारी जगहों पे it is not same। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमें ऊपर कामीन ने बताया था, आई थिंक ये तहा ने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हाइट पे जाके उसकी जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो वो स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो कम होती रहती है या चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वो मैंने वही बताया कि वो बहुत हाई लेवल पे जाके वो कम होना शुरू होती है। इसी तरीके से अगर मैं बहुत ज़्यादा क्लोज टू द सेंटर ऑफ द अर्थ आ रही हूँ, अर्थ के सेंटर के करीब, यानी कि अगर मैं ज़मीन के अंदर जा रही हूँ, तब भी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाए। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप फील्ड के कोर की तरफ जा रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन इट थ्रू द डायग्राम। जब भी आप किसी फील्ड के कोर की तरफ, अब यहाँ पे आपके पास दो आ गई, लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर। जब भी आप या तो जो है वो बहुत ऊपर जाओ या इसके बिल्कुल अंदर आने शुरू हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे भी जो है वो ग्रेविटी कम होगी और यहाँ पे भी ग्रेविटी, ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो कम हो। ये जो स्पेस है ना जहाँ पे इसकी फील्ड आ रही है, ये वाली एरिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पे जी जो है वो कंप्लीट लगेगा, ठीक है। बाकी इससे नीचे अगर मैं जाऊँ या इससे ऊपर जाऊँ तो मेरे पास क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज हो। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें अपने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।